क्लास 9। तो चलिए हम अपनी कहानी पे आगे बढ़ते हैं। कहानी क्या थी? लेखक ने अपने बाल्यावस्था की जीवन को बताया है कि उनसे कौन सा जोखिम भरा काम हुआ था। बचपन में खेल खेल में उनसे चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं और कुएं के अंदर सांप था। तो झूठ वो अपने भाई से बोलना नहीं चाहता था, सच बताता तो वो पिट जाता। इसीलिए लेखक ने यह निर्णय किया था कि वह कुएं के अंदर जाकर चिट्ठियां निकालेगा। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, तो ऊपर से वो सांप को नहीं मार सकता था और थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक उसने अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। उसने नहीं सोचा था कि मैं अपने शत्रु को मारे बगैर वापस आ जाऊं। यदि ऐसा करता तो भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? थक तो गया था। थकने के बाद मैं सीधे डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ सकता था, पहले मुझे नीचे उतरना था, तो सांस लेनी थी, उसके बाद ही मैं ऊपर चढ़ सकता था। तो धीरे धीरे उतरने लगा, एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती। तो ध्यान मेरा पूरी तरह से सांप की ओर लगा था कि जैसे मैं नीचे उतरूंगा वैसे ही सांप मुझे डस देगा। मुझे एक आइडिया आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर को कुएं की बगल में लगा दिया, मतलब दीवार में लगा दिया। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी, जैसे ही दीवार में मैंने पैर लगाया, कुछ मिट्टी जो है वहाँ से नीचे गिरी और सांप ने क्या किया, उस मिट्टी के ऊपर फूंक करके डसा कि जैसे कोई इंसान उसके ऊपर गिरा हो, इसलिए उसने फूंक करके डसा। आगे मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटक रहीं, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तो जैसे मैं डर गया तो मेरी टांग जो है वो तुरंत ऊपर की ओर उछल गई। डर के मारे पैर जो है वो ऊपर की ओर कर लिया और समकोण की तरह वो अपने आप को लटका लिया। अब उससे लेखक को ये समझ में आएगा किस तरह से कुएं में उतरना है और कुएं की परिधि, अंदर की जो परिधि होती है गोलाई, वो कितनी है। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। तो अब जो है लेखक कुएं में कैसे उतरता है, जो कुएं की जो बगल यानी कि दीवार है वो ठीक दीवार से सटा हुआ नीचे उतरता है। तो वो कुएं के एक हिस्से में हो गया और सांप उससे 1.5 गज की दूरी पे हो गया। तो ये उतरने की क्रिया में उसने क्या किया था, थोड़ा सा अपने आप को धक्का लगाया और लगाकर उस ओर यानी कि कुएं के एक ओर वो कूद गया था। अब सांप से आंखें 4 हुई तो सांप सामने बैठा हुआ था। शायद एक दूसरे को पहचाना कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत पत्थर मारे थे। सांप ने भी उसे पहचानने की कोशिश की। सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं। सांप अपनी आंखों से जिसे देख ले उसे कभी नहीं भूलता। मैं स्वयं चक्षु श्रवा हो रहा था और मैं भी उस सांप को बड़ी गहराई से देख रहा था और देख करके उसे समझने की कोशिश कर रहा था। और सांप जो होते हैं वो आँखों से सुनने वाले होते हैं। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो और बाकी के कान नाक सब अपना काम छोड़ दिए हों। सब ने शक्तियाँ जो है वो आँखों को दे दी। आँखें जो है सांप से हट नहीं रही थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण कर देगा। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, मतलब मोह लिया था मुझे कि मैं उसकी तरफ से अपनी नज़रें हटा नहीं सकता था। शायद वह मेरे लिए आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम सा था। मतलब मैंने तो सोचा था कि मैं कुएं में उतरते ही सांप को मार दूंगा, पर ये इतना आसान नहीं था। सांप इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं उस पर आक्रमण करूं और वह मुझे डस दे। और तो मैंने जो सोचा था वो आकाश के एक फूल के समान है, तो आकाश में फूल नहीं खिलते, उसी प्रकार वो सोचा हुआ बात जो है वो सच नहीं हो पाता। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात्कार होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता
प्रतीत हो गई। तो मनुष्य कई बार बहुत सारी कल्पनाएं और योजनाएं कर लेता है, लेकिन सारी कल्पनाएं और योजनाएं यानी कि सारे आइडियाज़ जो है वो सफल नहीं होते। वो कितनी मिथ्या हो जाती है, मतलब कितने झूठ निकलते हैं और कितने उल्टे होते हैं। अगर मैं उसे मारूंगा तो मुझे तुरंत डस देगा। तो ये इतना आसान नहीं था, और सांप को देखते ही, सांप से मिलते ही मुझे अपने आइडियाज़ पर लगने लगा कि ये तो बहुत असंभव है, ये आइडियाज़ जो है वो पूरे नहीं हो सकते थे। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिससे वे घुमाए जा सके, और कुएं की परिधि के अंदर जाने के बाद लेखक को एहसास होता है कि जो लाठी और डंडा है वो बिना घुमाए सांप को मारा नहीं जा सकता, और कुएं की परिधि यानी कि गोलाई इतनी नहीं थी कि सांप को मारने के लिए वह डंडे को घुमा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। तो अगर वो सांप को डंडे से दबाने की भी कोशिश करता तो भी यह मुश्किल था। वो तोप के मुंह में खड़े होने के समान था, क्योंकि सांप उसे तुरंत डस देता। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटेगा। अगर उसका फन नहीं दबा तो वो तुरंत घूम के काट देगा। फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। तो अभी तो उसे कोई संभावना भी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन अब उसके पास से उसे 2 चिट्ठियाँ उठानी थी। वो कैसे उठाएगा ये सोच रहा था। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे, मतलब हम दोनों अपने अपनी स्थिति में लगे हुए थे कि कौन क्या करता है, पहले वो देखते हैं। जो आक्रमण करेगा दूसरा उस पर आक्रमण करेगा। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे। अब दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़ कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मतलब हम दोनों एक स्थिर थे, एक दूसरे को देख रहे थे। 4-5 मिनट हो चुके थे। अब सांप चाहता तो वो मुझे मार देता, मुझ पर झपट जाता, लेकिन जब वो मुझ पर झपट पड़ता तो मैं क्या करता, मैं उसे मार तो देता, परंतु उससे पहले वो अपना अचूक, मतलब जो चूकता नहीं वैसा डस यानी कि जहर मेरे शरीर में मुझे पहुंचा देता, जिससे कि मुझे बचना बहुत मुश्किल था। और साथ खुद तो मरता, और साथ ही साथ मुझे भी अपने साथ ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। तो सांप ने मुझे अभी मारा नहीं था, इसीलिए मैंने भी उसे मारने की जो चाहत थी वो छोड़ दी। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। तो अब लेखक सोच रहा है कि मारना पीटना तो छोड़ो, जिस काम से मैं नीचे उतरा हूँ चिट्ठियाँ उठाने के, पहले मैं उसे उठा लूँ। अब चिट्ठियाँ उठाने के सिलसिले में जो होगा सो देखा जाएगा। तो चिट्ठियाँ कैसे उठाऊँ? तो चिट्ठियों को मुझे सांप के बगल से सरकाना है। मैं कैसे सरकाऊँ? अभी मेरे मन में यही ख्याल चल रहा था। लेखक के मन में बस इतना ही ख्याल था कि चिट्ठियाँ कैसे सरकाई जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था, मतलब उसने कपड़े भी तो धोती वोती कुछ पहने हुए नहीं थे, सिर्फ एक ऊपर का कुर्ता पहना हुआ था। और अगर कहीं सांप टूट पड़ा तो क्या करूँगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। और अगर मतलब वो सोचता है कि एक कुर्ता ही तो मैंने पहना था, अगर कोई और कपड़ा भी मेरे पास होता, मतलब मैंने नीचे में कोई कपड़ा पहना हुआ होता, तो मैं उसे उतार कर क्या करता, सांप की ओर फेंकता और उसके फन को पकड़ने की या उसके मारने की कोशिश करता। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। अभी तो ये सोच रहा था कि मारूं या बिल्कुल छेड़खानी ना करूं, दोनों में से कोई एक रास्ता अपनाना था। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, मतलब मार पाना, सांप को मार पाना वो लेखक की शक्ति के बाहर था। उसे मारने में वो अचूक हो सकता है, कहीं ना कहीं उसे मारने में उससे चूक हो सकती है, और जो सांप है उसका जहर अचूक हो सकता है। तो सांप लेखक को डस सकता है और लेखक उसे बिना मारे खुद घायल हो सकता है। बाध्य होकर दूसरे मार्ग पर अवलंबन करना पड़ा। तो बिना सांप को छेड़खानी किए मुझे चिट्ठियाँ उठानी है। अब इस बात को मैंने सोच लिया था।
डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का पन पीछे की ओर हुआ। तो अब डंडा लेकर लेखक ने क्या किया, सांप इस हिस्से में है तो ठीक उसके बगल से चिट्ठियाँ सरकाने के लिए वो डंडा उठाया और चिट्ठियों को अपनी तरफ करने के लिए जैसे डंडा जो है चिट्ठियों की तरफ ले गया, सरकाने की कोशिश की। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। अब जैसे ही मैंने अपने डंडे को उठा के आगे बढ़ाया चिट्ठियों को सरकाने के लिए, वैसे ही वो काली बिजली यानी कि सांप हिल गई और उसने क्या किया, सांप को ही फुंकार मार दी, मतलब सांप को ही डस दिया और अपना जहर सांप के ऊपर छोड़ दिया। परंतु इससे लेखक जो है काफ़ी डर गए थे क्योंकि चिट्ठियाँ उठाने का यह रास्ता भी उन्हें लग रहा था असफल हो जाएगा। तो बच्चे लोग आज यहीं तक कराती हूँ, आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।